नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। तहव्वुर राना की 18 दिनों की कस्टडी हासिल करने के बाद एनआईए ने आज दिल्ली हेडक्वार्टर में उससे पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन आज तहव्वुर राना की जिस तस्वीर पर चर्चा हो रही है वो अमेरिका की है। यूएस मार्शल्स ने जब तहव्वुर राना को भारतीय अधिकारियों को सौंपा तब उसकी कमर में चेन बंधी थी, हाथ और पांव बेड़ियों में जकड़े हुए थे। ये अमेरिका का कानून है। भारत पहुंचने पर उसकी पीछे से खींची गई एक तस्वीर जो रिलीज की गई उसमें ये बेड़ियां नहीं हैं, क्योंकि ये भारत का कानून है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन बातों का जिक्र क्यों कर रही हूं। इन बातों का जिक्र मुझे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बयान के बाद करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा जैसे कसाब को प्रॉपर ट्रायल दिया गया था उसी तरह तहव्वुर राना को भी लीगल राइट मिलने चाहिए। अरे भैया, भारत का कानून ऐसा है कि तहव्वुर राना को लीगल राइट मिलेगा ही, ये कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा बयान देकर कहां की हमदर्दी बटोरना चाहते हैं? सवाल तो ये उठता है, ये बयान दे कौन रहे हैं? वो जो 26/11 के समय पीएमओ में राज्य मंत्री थे। अगर भारत के कानून के मुताबिक तहव्वुर बेड़ियों में नहीं जकड़ा गया तो उसे भारत के कानून के मुताबिक कानूनी पक्ष रखने का मौका मिलेगा ही। एडवोकेट पीयूष सचदेवा तहव्वुर राना के वकील नियुक्त हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या तहव्वुर राना के लिए इकोसिस्टम का मेल्ट डाउन सामने आ रहा है, क्योंकि 26/11 का सच कईयों पर भारी है। उधर उद्धव ठाकरे के सामना अखबार का संकट समझिए, क्योंकि वो लिख रहे हैं 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राना पर तुरंत मुकदमा चलाकर फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उसे फांसी देने के लिए भी मुहूर्त निकाला जाएगा, वो भी बिहार पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले। और कोई पूछ रहा है कि तहव्वुर राना तो ठीक है, 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में कब आएंगे? किसी को लग रहा है कि इससे अमेरिकी टैरिफ से ध्यान भटक जाएगा। सवाल पब्लिक का है कि तहव्वुर के लिए प्रत्यार्पण पर ये तीर क्यों चल रहे हैं? लेकिन बहस से पहले फैक्ट शीट आपके सामने। 26/11 के आतंकवादी कसाब की ये तस्वीर मौजूद थी, तब भी भारत के कानून ने सुनिश्चित किया कि न्याय प्रक्रिया संविधान के उसूलों से ना भटके। आखिर जिस कांग्रेस राज में कसाब का पक्का लीगल ट्रायल हुआ, उसे अब तहव्वुर राणा के मामले में न्याय प्रक्रिया पर भरोसा क्यों नहीं है? हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। क्या ये एंटी नरेंद्र मोदी की वो सोच नहीं जो भारत की कूटनीतिक विजय को भी नहीं पचा पा रही? तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से ले। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है। लेकिन इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाया ही है। वो जो लाने वाले थे ब्लैक पैसा और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया? ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि कौन सा टाइम ऐसा होगा जब हमें इसका लाभ होगा, लाएंगे। एक एक चीज को वेटिंग पे रखा हुआ है ना, इसे लाएंगे तो करेंगे।
तहव्वुर राणा पर ये राजनीति कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि वार है तो पलटवार भी है। एक तरह क्लीन चिट दिया था पाकिस्तान को, अभी बोल रहे हैं हम राणा को हम हमारे एफर्ट से आया है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का कोशिश किया और आरएसएस को कटकटे में खड़ा करने का कोशिश किया, वो लोग राणा का भारत में लाने का क्रेडिट लेते हैं, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। इनका अप्रोच क्या था, कसब को जो बिरयानी खिलाता है वो कौन है, वो लोग जानते हैं। जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि दुनिया के सामने जिस समय कसाब को फांसी हुई उस समय ये पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी, ये हमने प्रूव कर दिया। और आपको याद होगा उस समय हम लोगों ने डेविड हेडली का बयान ये एक प्रकार से ऑनलाइन दर्ज कराया। इसलिए अब मुझे लगता है कि जो मूर्खतापूर्ण बयान है उसका जवाब तो भारत के न्यायालय ने दिया है। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या तहव्वुर राणा के बचाव का रास्ता खोजने के लिए उसके लीगल राइट की दुहाई दी जाने लगी है? तहव्वुर राणा के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को बिहार बंगाल चुनाव से जोड़ने जैसी छटपटाहट क्यों सामने आ रही है? तहव्वुर का प्रत्यार्पण आतंक पर कूटनीति की जीत तो क्या उस पर राजनीति भारत के हितों के खिलाफ नहीं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, फराज किदवाई प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, इश्करण भंडारी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी तहसीन पूनावाला, राज्य मंत्री पीएमओ में रहने वाले अपने समय की फेलियर्स की तो बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं तो लीगल राइट्स मिलेंगी या नहीं? बहुत दर्द हो रहा है। लीगल राइट्स किसको नहीं मिले हैं इस देश में? अजमल कसाब को मिले हैं, याकूब मेमन के लिए जब हर अदालत ने ठुकरा दिया, फांसी की सजा दे दी, तब भी मध्य रात्रि में जाकर सुप्रीम कोर्ट के जब दरवाजे खटखटाए गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट रात को 12:30 बजे खोला गया था। 2 बजे तक सुनवाई चली थी याकूब मेमन के लिए। ये टेररिस्ट के लिए इतना दर्द किसको होता है और क्यों? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। अगर मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप मानो तो मैं तो चाहता हूँ कि राणा को इमीडिएटली बिना किसी डीले के 72 हुरों के पास भेज दिया जाए। लेकिन मुल्क जो है कानून के निजाम से चलेगा, तो बिल्कुल सही है, कार्रवाई होगी और जुडिशियल प्रोसेस से जहां उसे भेजना है 72 हुरों के पास भेजना है, उम्र कैद की उसे सजा मिलेगी। ये माननीय कोर्ट स्टे करेगी, ये सबसे पहली बात है। जहां तक मैंने पृथ्वीराज चौहान साहब का बयान पढ़ा है जिस पर ये डिबेट चल रही है, उन्होंने एक बात कही है कि, और शायद कहने का अंदाज अलग हो सकता था, लेकिन वो बहुत क्लियर थे इस चीज के अंदर कि सभी को लीगल राइट्स मिलना चाहिए। और इसीलिए भारत आज इस मुकाम पे है सारी दुनिया के अंदर कि एक्स्ट्राडिशन भारत में होता है। माननीय प्रधानमंत्री को बताया, वर्तमान प्रधानमंत्री को, कि एक्स्ट्राडिशन उन्होंने पुल ओवर कराया, क्योंकि कसाब जैसे हर व्यक्ति को भारत में फ्री और फेयर ट्रायल रखता है और वो प्रक्रिया को हमें बरकरार रखनी है। तीसरी चीज, यस, जैसे मैं चाहता हूं कि इमीडिएटली राणा को 72 हुरों के पास भेजा जाए। हमें इसे कंट्रोल करते, उससे उसका इंटरोगेट करते, जो सारे टेरर हेवन्स है, जो हमारे वहां पे स्लीपर सेल्स है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास है, क्योंकि डेविड हेडली को सारा एक ही करते उसने सेटअप करते दिया था, ये हम जानते। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी, किस तरह से वो इन्फिल्ट्रेट किए और कौन लोग है हेडली और राणा के पीछे जो उसके कॉन्स्पिरेटर्स है पाकिस्तान आर्मी में, वो तो इसीलिए वो इंटेलेक्चुअल पॉइंट कहना चाहते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो थोड़ा उसको बेटर आर्टिकुलेट कर सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान कोई गलत बात नहीं कह रहे थे। और भारत में फ्री एंड फेयर ट्रायल होता है, ये वर्तमान प्रधानमंत्री भी उनको देंगे और उसी बेसिस पे उन्होंने एक्स्ट्राडाइट कराया। इसलिए मैं कहता हूं हर एक भारतीय चाहता है वो जाए 72 हुरों के पास, जल्द से जल्द जाए, लेकिन बाय वे ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। लेकिन बाय वे ऑफ जुडिशियल प्रोसेस आपको ये दिल में संदेह आया ही क्यों? सवाल मेरा यह है, और इश्करण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सर हिला रहे हैं। इश्करण भंडारी, याकूब मेमन,
तहव्वुर राना, इन सब के लिए इनकी इतनी क्यों इनको दर्द होती है, इतना क्यों इनको कहीं ना कहीं उन पर दया आती है कि बार बार ये नहीं पूछते कि 166 लोग जो मरे और उससे ज्यादा जो उनके परिवार हैं जिनको आज तक अपने परिवारों और परिवारजनों के मरने का दुख सताता होगा, उनका दर्द नहीं है इनके पास दर्द है तो तहव्वुर राना के लिए और याकूब मेमन के लिए क्या दिखाता है? नाविका जी, मुझे आप थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि मैं आपको कंप्लीटली डिफरेंट लीगल पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूं और उसको जनता को समझना पड़ेगा। ये सब बातें हमें पता है कि किसका दिल बहता है याकूब मेनन के लिए या बाटला हाउस के लिए कौन रोता है, ये पुरानी बातें हैं। अब ये लीगल राइट्स की बात क्यों शुरू हो गई है? जब अजमल कसाब को पकड़ा गया तो ट्रायल हुआ, पूरे ट्रायल के बाद कन्विक्शन हुआ। ये भारत का प्रोसेस है, ये हर केस में होगा। पर पैनिक और टेंशन इस बात की है कि तहव्वुर राना मुंह खोलेगा और किस किस का नाम ले देगा, क्योंकि लीगली भारत के अंदर क्रिमिनल लॉ टेरर केसेस के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि 15 साल बाद अगर किसी का नाम आएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है 10 साल हो गए तो बच जाएगा। अब इसकी प्रॉब्लम क्यों आती है, लीगल राइट्स क्यों शुरू हो जाते हैं? पहली बात, ये पाकिस्तानी नेशनल है, टेरर केस में पकड़ा गया। आपको पता है यूएस की एक डॉक्ट्रीन होती थी इनहैंस्ड इंटेरोगेशन की, जिसको सीआईए करता था टेरर केसेस के अंदर, जिसको बाकी वर्ल्ड टॉर्चर कहता था, पर वो एक प्रॉपर लीगल डॉक्ट्रीन के अनुसार सीआईए करता था। अब जब आप लीगल राइट्स की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये इसलिए नहीं कहा जा रहा कि कोर्ट में ट्रायल चलेगा नहीं चलेगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। कई लोगों को पैनिक है कि किस तरह इंटेरोगेशन होगी, किस तरह सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह प्रेशर बिल्ड होगा और क्या क्या ये नाम आएंगे। तो जो आप ये लीगल राइट, मानव अधिकार देख रहे हैं, मुझे लगता है पर्दे के पीछे इनको कोर्ट ट्रायल से प्रॉब्लम नहीं है। इनकी प्रॉब्लम्स वहां शुरू होंगी कि भारतीय कानून में ऑब्वियसली पुलिस इंटेरोगेट एक तरह से ही कर सकती है भारतीय सिटीजन्स पे। यहां पे क्या होगा, ये बेचैनी आ रही है, क्योंकि जब ऐसा टेरर अटैक होता है उसके पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उसके पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसके पीछे रेकी की जाती है, उसके पीछे एसेट्स ऑन ग्राउंड, जबकि भारत के अंदर बिना एसेट्स के क्या इतना बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? क्या वो एसेट्स बच गए हैं? आपने डेविड हेडली का हवाला दिया, सब जानते हैं उसकी कौन सी बॉलीवुड फैमिली के लोगों के साथ दोस्ती थी। उस समय क्या उस पर पूरी जांच हुई? नहीं हुई, बातें पुरानी हो गई। पर क्रिमिनल लॉ में कोई बात खत्म नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम सारी आ रही है। कोर्ट में प्रोसेस चलेगा, पर ह्यूमन राइट्स, मेडिकल कर दो, हॉस्पिटल भेज दो, पुलिस कस्टडी में मत रखो, वहां पे इसकी तबीयत का क्या हो रहा है, ये सबका बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया है। बिकॉज डर ये है, टेररिस्ट तो पकड़ा गया है, पर उसके समर्थक, उसके साथी कौन कौन है, वहां पे है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ईश्वरन भंडारी, और यही बात है क्योंकि तहव्वुर राना वो शख्स है जिसने एक वीजा दिलाने वाली एक एजेंसी शुरू की थी। वीजा एक भी नहीं दिलाया किसी को सिवाय डेविड कोलमैन हेडली के, लेकिन एजेंसी चली, एजेंसी के थ्रू काम हुआ। एजेंसी खोलने की परमिशन किसने दी? कौन था उसका कांटेक्ट जो उस वक्त सरकार में था? क्या ये बातें निकलेंगी? क्या बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी। मैं पूछना चाहती हूं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और तब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। विवेक श्रीवास्तव, इसीलिए क्या हर तरह की बात सामने आने लग गई है? किसी को लीगल राइट्स की चिंता हो गई है, किसी को चिंता हो गई भाई यूएस टैरिफ की बात करो। अब कन्हैया कुमार यूएस टैरिफ बताएंगे। तहव्वुर राना और टेरर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेटरिक्स और ये क्या है? ये 15 साल के बाद वो आदमी आया है, क्या तहकीकात होगी, क्या बताएगा, इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं है। और ये यूएस टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए कि भारत का क्या एक्सप्लॉयटेशन होने जा रहा है, इस तरह के मुद्दे उठाए। एक्सट्रेडिशन तो पहले भी हुआ है। और ये क्या कहना चाहते हैं ईश्वरन भंडारी भैया, कल जब वो उसका एक्सट्रेडिशन प्रोसेस कल शुरू हुआ था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालों ने पहले ही बोला ही हैज गॉट ब्लैडर कैंसर सस्पेक्टेड। तो अब भारत क्या करेगा? जैसे निज्जर के साथ किया कि उसको बैकफायर करा दो और भारत के मुंह पे कलंक लगा दो। कसाब के केस में डिले हुआ, लेकिन भारत का झंडा बुलंद रहा और भारत एक रोल मॉडल बना कि हमारे यहाँ पे जस्टिस सिस्टम इन प्लेस है। रोल मॉडल समझिए, रात को कोर्ट खोल के आप दिखाना चाहते हैं कि रोल मॉडल है। आपकी दर्द
दर्द जाता नहीं है आपका टेररिस्ट के लिए दर्द। सिद्धार्थ यादव मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कौन सा दर्द है जो 2008 से 2025 तक चल रहा है? ये कौन सा दर्द है जो इन लोगों को पहले नहीं ला सका? आज इच्छा शक्ति थी सरकार की तो तहव्वुर राणा वापस लाया गया, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों केस हार गए थे 2011 में? ये सवाल पूछे जाएंगे। क्या इसलिए इनके यहां दर्द हो रहा है? भेजिए अस्पताल, चेकअप करवाइए। देखिए नाविका जी, दर्द तो ये बहुत पुराना है, कोई दो राय नहीं है कि ये जो इकोसिस्टम जिसको ये दर्द होता है, जो आज भी तिलमिला रहा है एक उस आतंकी के वापस भारत लौटने पे, जिसके हाथों पर भारतीयों का खून सना हुआ है, जो 26/11 के मास्टरमाइंड के तहत देश में जाना जाता था। आज उसके ह्यूमन राइट, आज उसका पेट का दर्द, आज उसका सर का दर्द, आज उसके अधिकारों की बहुत बात हो रही है। क्यों नहीं बात कर रहे हेमंत करकरे की? क्यों नहीं बात कर रहे संदीप उन्नीकृष्णन की? उनके ह्यूमन राइट नहीं थे? क्यों नहीं बात कर रहे तुकाराम ओमले की? ये जो शहीद हुए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, जो भारत के नागरिक थे, उनके ह्यूमन राइट की कभी कोई चिंता नहीं करी। मोटी वकालत मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, पीछे इन लोगों की मंशा इतनी खराब थी कि 2008 से लगातार इन्होंने कोशिश करी, और मैं तो सलाम करता हूं शहीद तुकाराम ओमले को, जिन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। क्योंकि अगर देश भूल गया हो तो अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा गया हो तो जितने आतंकी आए थे वो तो कलावा बांध के आए थे। हिंदू टेररिज्म को लेकर के दिग्विजय सिंह जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए घरों से बाहर निकल करके होड़ लगी हुई थी, पूरे कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी हुई थी। कौन जाएगा क्लीन चिट देगा? कैंगरू कोड लगाइए आप, वो सही है ज्यादा, बिल्कुल साफ बता देगा। और कौन जाकर के कहेगा कि 26/11 भारत के लोगों ने करवाए? यह होड़ लगी हुई थी इन लोगों में। जिन लोगों ने 2008 से जो भारत पे इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ, और जो कि आम बात हो चुकी थी तब यूपीए के कार्यकाल में, कौन से शहर में नहीं होते थे धमाके, पर ये लोग आया करते थे, कांग्रेस पार्टी आया करती थी और क्लीन चिट दे दिया करती थी। वही क्लीन चिट आज दे रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाया करते थे, और आज कांग्रेस पार्टी का लीडर है वो आकर के मजाक बना रहे हैं कि तहव्वुर राणा भारत में आ गया। अरे हिम्मत नहीं थी आप लोगों में बुलाने की। अरे आपने नहीं बुलाया, वो जेल में था इसलिए नहीं आ पा रहा था, उसका कन्विक्शन खत्म हुआ इसलिए आया है। मोदी की इच्छा शक्ति थी। हाँ, इच्छा शक्ति कहा था कि कैसे कोई शिकागो की कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, ये कानूनी प्रक्रिया थी इसलिए तो कानूनी प्रक्रिया में तो आप केस हार गए थे ना 2011 में। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, ह्यूमन राइट्स की आप बात करते हैं, मानवीय अधिकार, जो हमारे बहुत ब्रेव संदीप उन्नीकृष्णन थे, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे? उनके परिवार के नहीं थे? 166 लोग जो मरे भारत में, उनके परिवार में अगर 4-4, 5-5 सदस्य भी ले ले, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? आप उनके साथ गद्दारी नहीं कर रहे जब आप कह रहे हैं आपको ज्यादा चिंता लीगल राइट्स की है जो तहव्वुर राणा के होंगे? नहीं, मुझे ज्यादा चिंता मेरे देश की इमेज की है इंटरनेशनल फोरम पे। और सिद्धार्थ भाई यहाँ बैठे हो, बड़े वकील हो सुप्रीम कोर्ट के, अगर नहीं मानना है कायदा कानून इस मुल्क का तो ये वकालत की किताबें पीछे सजा के डिबेट करते हो, इनको फेंक दो। 26 नहीं लाए हो और टीवी डायरेक्टर आप नहीं लाए हो राणा को, होटल में आया है अपनी प्रक्रिया से, यूपीए सरकार में शुरू हुई थी। रहने दीजिए विवेक जी, और आपको कानून कायदा फॉलो करना पड़ेगा भाई, करनी पड़ेगी। ये पब्लिक के झूठे हीरो मत बनिए, चाहे आप हो और चाहे मैं हूं। अगर इंटरनेशनली माफ कीजिएगा, 2015 में भारत की अदालत से एक वारंट लिया गया, उस वारंट को लेकर केस दोबारा जागृत किया गया यूएसए में, और उसके बाद 2019 से अगर यूपीए ने 2011 से 2014 में कौन से तीर मार लिए थे मेरे भाई, बता देना ना। हम भी मुझे डाल देते, हम भी ले आते राणा को। मैं इश्करन भंडारी ये कह रहे हैं कौन से तीर मार लिए, कौन से तीर? यूपीए होती तो वो भी कर लेती। प्लीज इन्हें समझाइए कि कर सकती थी पर तो 2015 में ही ले आते, आप 10 साल लेट हो। सरकार बना लेते ना। नाविका जी पहली मुझे बोलने 1 मिनट बोलिए। नाविका जी, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 26/11 हुआ, उसके बाद 28/11 या 5 दिसंबर या 10 दिसंबर नहीं हुआ। मतलब जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान से आए के पाकिस्तान ने टेरर हमला किया, इतना शक्तिशाली देश भारत, और वो खुश फील कर रहे थे
कि हमने पाकिस्तान पे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इससे से टेरर अटैक बढ़ते हैं। दूसरी बात, जब उस समय यूएस में यूपीए सरकार थी तब तो पुस्तकें रिलीज हो रही कि आरएसएस की साजिश, क्यों चाहेंगे पाकिस्तानी आएगा। पर तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्यों मिस्टर श्रीवास्तव ने बोला अभी, अरे उसको तो ब्लड कैंसर है। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा ग्राउंड ये है कि उसकी इनहैंस्ड इंटेरोगेशन ना हो, उसको किसी ब्लैडर कैंसर है, उसको किसी अस्पताल में डाल दिया जाए ताकि पूछताछ ना हो पाए। क्योंकि पैनिक सिर्फ ये है कि वो कौन से नाम लेगा। मैं लीगल बात बता रहा हूं, क्रिमिनल लॉ में टेरर केसेस में कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन अमेरिका में भी तो कोई नाम लिया होगा, किसी का नाम आएगा पूछा आपकी सरकार ने है, भारतीय है, तो वो वहां से कोई नाम नहीं आया अभी तक। बोलने दीजिए, अमेरिका को अपने इंटरेस्ट पे काम करना है। कोई दस्तावेज आपको नहीं दिया गया। इंटरेस्ट पे काम करना है। भारत के रिलेशनशिप है कि भारत ले आई। जब 2011 में चीफ मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ये फॉरेन पॉलिसी सेटबैक है कि आप तहव्वुर राना को नहीं ला पा रहे, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रेक्टिफाई किया ये फॉरेन पॉलिसी सेटबैक और ये आ गया। अब आपका पैनिक है, उसका मानव अधिकार है, कैंसर है, उसको हॉस्पिटल में भेज दो, उससे पूछताछ मत करो, उससे क्वेश्चन मत करो। पूछताछ तो करोगे तो कानूनी प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करोगे कि नहीं? इसको भारत लाके पनिश कर पाए। अरे कुछ नहीं, वो आता यूपीए होती तो हम 2015 में ले आते। आप तो लेट लाए हैं और आप हाथ पे हाथ पकड़ के बैठ जाए। कमजोर देश की आप डाइवर्ट मत करिए। आप इस देश में इकोनॉमी का भट्टा बिठा चुके हैं। कन्हैया कुमार ने बोला है, आप सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहे हैं। नहीं तो कन्हैया कुमार से चलवा लीजिए ना इकोनॉमी। कन्हैया कुमार से टुकड़े टुकड़े कर देगा। कमाल करते हैं आप भी विवेक श्रीवास्तव। मैं पूछना चाहती हूँ फराज भाई, फराज जी, अगर ह्यूमन राइट्स हैं और लीगल राइट्स की इतनी चिंता है, संविधान की इतनी चिंता है, होनी भी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन उनके संविधान के राइट्स का क्या होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है? उनके लीगल राइट्स का क्या होगा? क्योंकि केस तो उनका भी चल रहा है। उन्हें भी तो चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल है 26/11 के लिए उसे न्याय मिले, और न्याय कानूनी प्रक्रिया से मिलता है। अब उनके न्याय के लिए तो कोई नहीं रो रहा, किसी को उसके ख्याल नहीं आए, लेकिन ख्याल आ रहा है तो तहव्वुर राना के लीगल राइट्स का। ये क्या कहूं मैं। और इसमें जब जोड़ दिया जाता है बिहार का चुनाव आ रहा है, फलाना चुनाव आ रहा है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वोट से बढ़कर कुछ नहीं है राजनेताओं के लिए? नविका जी, आज मैं बहुत दिनों बाद आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं तो ये आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि वो पार्लियामेंट में एक बिल लेकर के आए और ऐसे आतंकवादी मामलों में ये लीगल राइट्स खत्म कर देने चाहिए। अब अभी बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने और उन्होंने शहीद हेमंत करकरे की बात की। नविका जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि शहीद हेमंत करकरे का वो नाम लें, क्योंकि ये वही पार्टी है जिनकी सांसद ने क्या कहा था कि शहीद हेमंत करकरे किसके श्राप से मरा है। इनको माफी मांगनी चाहिए नविका जी, ये किस मुंह से शहीद हेमंत करकरे का नाम लेते हैं। और दूसरी बात, अभी आप बोल रही थी नविका जी कि सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नविका जी किसने बालाकोट के ऊपर और सेना के शौर्य पर वोट मांगे थे? ये मैं आपको बताऊं या आप मुझे बताएंगी नविका जी? और मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने क्या बोला कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब। अरे साहब, आसिया अंद्राबी का तो नाम सुना है ना, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें ब्रांड एम्बेसडर उसको किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था कि कांग्रेस ने बनाया था कि समाजवादी पार्टी ने बनाया था? नविका जी, एक हमारे यहां पूर्वांचल में कहावत है कि सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये भारतीय जनता पार्टी ध्रुव सक्सेना वाली पार्टी है जिसके आईएसआई से लिंक होते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे। और अभी आप क्या बोल रही थी नविका जी? मैं एक आपकी भी बात का जवाब दे दूं कि यूपीए सरकार ने क्या तीर मार लिए। नविका जी, पिछली सरकार में 2012 में ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर सलमान खुर्शीद और फॉरेन सेक्रेटरी रंजन मिथई ने ये एक्सट्रेडिशन का मामला टेकअप किया था। विद होम? विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन और वेंडी शर्मन के साथ। और जब यूपीए सरकार ने एविडेंस दिए, यूपीए सरकार ने फुल प्रूफ केस बनाया, लगातार फॉलो अप किया,
प्रेशर बनाया और तब जाकर के आज हम लोग यहां पर इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। तो और आज तक हम लोगों ने ये नहीं कहा, आज तक किसी भी किस्म का क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन जहां कुछ होता है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इलेक्शन नजर आने लगता है। अब मैं एक बात कह करके नविका जी, वैसे इलेक्शन आपने बहुत सारे आरोप लगाए, सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, लेकिन वो इलेक्शन वाली बात सिर्फ याद करा दूं, आपकी अलायंस पार्टनर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिंक किया है, तो इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन सिद्धार्थ यादव सवाल आपसे हैं, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। मेरे को लग नहीं रहा कि कोई किसी के बीच में बोल रहा है, पर विवेक जी से आग्रह करूंगा कि रनिंग कमेंट्री ना करें। मैं सबको बहुत धैर्य से सुन रहा हूं, वो भी मुझे धैर्य से सुने। देखिए, एक समस्या है, जब 2008 के अंदर यह घटना घटे तो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पुस्तकों का विमोचन करें, जाकर के कहें कि पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है, एक ऑल्टरनेट थ्योरी गढ़ने लगे, जो एक्चुअल कल्प्रिट है उनको पहले ही क्लीन चिट दे दे ताकि कोई भी उस पर प्रश्न ना उठाए, और कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी बच सके, इसकी एक पूरी साजिश रची जाए। उसके बाद जब एक्चुअल में इस पर केस चले, कुछ बात हो, 2011 में हम वो केस हार जाएं, कोई प्रकार का आउटरीच नहीं, कोई सरकार की तरफ से कहना नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बराक ओबामा जो भारत में आए थे और उन्होंने अपनी किताब लिखी है प्रॉमिस्ड लैंड, उसमें उनने जो मनमोहन सिंह के साथ इंटरेक्शन थे क्या लिखा, क्यों नहीं किया था हमला 26/11 में। पाकिस्तान के अगर सबूत सामने आ रहे थे, क्लियर कट सबूत थे, आतंकी कहां से आए, कैसे आए, क्यों नहीं आप हमला कर पाए। वो कहते हैं कि शायद हमला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि तब की यूपीए की सरकार को डर था कि कहीं भाजपा को फायदा ना हो जाए। राजनीति इस स्तर पर जाकर के राजनीति करेंगे। देश की बात, देश की सरकार, देश के लोग कुछ नहीं। उसके बाद आज जब तहुर्र राणा वापस आ गया, तहुर्र राणा जैसा एक आतंकी जो इतने लोगों का कातिल है, उस पर आरोप है, वो प्रूवन है, उसके लिए हमारे पास सबूत है, और हम उसको पूरे ड्यू लीगल प्रोसेस से लेकर के आए हैं। जो ट्रीटी साइन करी है उसके हिसाब से आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। खुशी का इजहार नहीं होगा। आपको पता भी है ट्रीटी है क्या, एक शब्द नहीं कर पाए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पड़ी नहीं है, आपकी रनिंग कमेंट्री क्या बोले जा रहे हैं। सुनिए, फिर ट्रीटी ले आए, फिर टॉर्चर आप नहीं कर सकते। अरे भैया, कितना दर्द होगा आपको, कितना दर्द होगा। बैंडेड ले आइए, बैंडेड ले आइए, डेटॉल ले आइए, इनके लिए बहुत दर्द शुरू हो गया है। लेकिन एक मिनट, विवेक जी, एक मिनट। फराज भाई, आपको अपने सवाल का जवाब मिला? नविका जी नहीं मिला, नविका जी बिल्कुल नहीं मिला। अभी सिद्धार्थ जी ने क्या बात की, देखिए पहले तो हमको यह तय करना पड़ेगा कि ओबामा जी को हम मानेंगे, उनकी लिखी हुई किताब की बातों को मानेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन एजेंसीज को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पहले यह तय करना पड़ेगा। और अगर ओबामा साहब की वही उसी अप्रॉमिस लैंड 2020 की अगर आप बात करते हैं, तो उसी किताब में बराक ओबामा ने क्या लिखा है कि देयर इज अ सेंस ऑफ इनटॉलरेंस इन मोदीज डिमेन्योर, ये आप पढ़िएगा। और उन्होंने आगे क्या लिखा है कि देयर वाज अ ट्रेस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक इनटॉलरेंस इन मोदीज आइज, ये उसी किताब में लिखा हुआ है। ये सेंसिटिव होकर के आप बात नहीं कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन, सुनिए, अरे सुनिए, मैं सब समझता हूं, वैसे अब सुनिए, बात तो सुनिए। और नविका जी, अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को कोट करना है तो वीडम इंस्टीट्यूट्स की आज ही रिपोर्ट आई है जो भारत की डेमोक्रेसी के बारे में क्या बात करती है। फ्रीडम हाउस क्या बात करता है भारत की डेमोक्रेसी के बारे में। और मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं, यूएस की रिलीजियस कमीशन की रिपोर्ट अभी एक हफ्ता पहले आई है, जिसमें उसने भारत को कहां पर रखा है डेमोक्रेसी में, ये मैं बताऊंगा या आप बताएंगी। फराज किदवाई जी, डेमोक्रेसी के सबूत मुझे किसी से नहीं चाहिए। मेरे चैनल पर और इस शो पर, सवाल पब्लिक का शो पर, आप बैठकर रोज आप आज हैं, कल आपके पार्टी के दूसरे नुमाइंदे थे, रोज बैठकर बीजेपी की क्लास लगाते हैं। डेमोक्रेसी बहुत सही चल रही है, विवेक श्रीवास्तव बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, सिद्धार्थ यादव बोल सकते हैं, तो मुझे बाहर के किसी इंसान से सबूत की गुंजाइश नजर नहीं आती। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, सवाल एक फराज किदवाई ने पूछा था हेमंत करकरे का, मैं आज आपसे पूछूंगी, हेमंत करकरे पर जवाब देने से आप कतरा क्यों रहे? नहीं, कोई कतराने की बात नहीं है। मैं नाविका जी बिल्कुल कैटेगोरिकली आपके शो पर कहता हूं, किसी प्रकार की कोई करकराहट नहीं। हेमंत करकरे भारत के वीर थे, वो 26/11 में शहीद हुए, हमारे एक देश के वीर बेटे थे,
और जो भी हमारे देश के ऐसे वीर जिन्होंने अपनी शहादत देश को बचाने के लिए दी गई हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई किसी प्रकार का आप कहें कि कोई कतराता है या कोई दूसरे प्रकार की कोई अपने मन में बात रखता है, तो कोई नहीं सोच सकता। पर इनके लोग देश के वीरों को लेकर के क्या बोलते हैं और इनके देश के लोग हमारे देश के शहीदों को लेकर के क्या बोलते हैं, सेना को लेकर के क्या बोलते हैं, गलवान को लेकर के क्या बोलते हैं, पुलवामा को लेकर के क्या बोलते हैं। डर तो वहां पर होता है, देश की सेना आकर के कहे कि हमने ये हमला किया और आप जाकर के कहे कि पेड़ गिर गए थे, आप जाकर के कहे कि पत्थर गिर गए थे। हमने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और आप सबूत मांगते हैं। गलवान में कोई घटना हो और आप विदेशियों पर विश्वास करेंगे और फिर यहां पर बैठ करके बड़े बड़े फ्रीडम इंडेक्स बता रहे हैं। कोई किसी एनजीओ ने कुछ छाप दिया कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। अरे जाकर के उस फ्रीडम प्रेस इंडेक्स का इंडेक्स देखिएगा, पत्रकारों को ओबामा को किसने वहां पे सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। नविका जी, बराक ओबामा को इन्होंने ही सपोर्ट किया ना। फराज की एडवाइस फैक्ट और ओपिनियन में फर्क है, ये बात सिद्धार्थ यादव ने सही कही है। और बराक ओबामा ने ये कहा है कि मनमोहन सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया था 26/11 के बाद और इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। ये बात फैक्ट है। ये बात तब के इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कल मुझे एक इंटरव्यू में कहा है, फली होमी मेजर साहब ने कहा है कि तब हम तैयार थे, हम 15 दिन तक तैयार रहे, हम इंतजार करते रहे कि 18 घंटों में हम पाकिस्तान पर वापस रिवेंज ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया। थोड़ी ना चलाएगी सरकार। हाँ, तो फौज ने नहीं चलाई, फौज वेट करती रही, लेकिन डिसीजन आया ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में डिसीजन आता ही नहीं था। इकोनॉमिक पॉलिसी हो या इस तरह की पॉलिसी हो, किसी चीज पर डिसीजन नहीं आता। ईश्वरन भंडारी, अब फराज किदवाई साहब कह रहे हैं कि फॉरेन एजेंसी को आप लोग कैसे मान लेते हैं। 2 मिनट पहले दुहाई दे रहे थे कि भाई कोंडोलीसा राइस से बात हो गई थी, अरे हाँ एक्स्ट्रेडिशन मांगा था, केस हार गए थे, एक्स्ट्रेडिशन मांगा था, केस रिवाइव करने का कोई यहाँ पर पहल नहीं की गई थी, लेकिन एक्स्ट्रेडिशन मांग ली थी। मैं नाविका जी मैं आपको एक लीगल स्ट्रेटेजी बताता हूं। 2 तरह के केस डलते हैं। एक केस डलता है हारने के लिए कि हम हार जाएं और कह दें अरे कोर्ट ने तो हमारे विपरीत फैसला कर दिया, स्पेशली फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर, अब हम क्या करें, कोर्ट ने नहीं मानी हमारी बात। दूसरा केस लड़ा जाता है कि केस हम जीतें, जिस तरह जीता गया तहुवर राणा को लाया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग में बैठ के बोला वेरी इवल पर्सन, वी आर सेंडिंग हिम बैक टू इंडिया। तो लड़ने के भी स्टाइल है, आप लड़े हारने के लिए ताकि आप पब्लिक में कवर हो जाएं और आपके वोट बन जाएं और आप अपने वोट बैंक को बोल पाएं देखिए हम लाए तो नहीं उसको, पर कोई आप पे इल्जाम ना लगा पाए। और दूसरा, तन मन धन से लड़िए। 2011 में एज अ मुख्यमंत्री बोलिए और 2025 में एज अ प्रधानमंत्री लेके आइए। पर जो मैं अगेन बात बोल रहा हूं, लीगल राइट्स की बात करें, पहले तो कैटेगरीज हैं, भारतीयों के लीगल राइट्स क्या हैं, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट के लीगल राइट्स क्या हैं, ये सब इवॉल्व भी होते रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में क्या है, उसका उल्लंघन हुआ नहीं हुआ तो प्रूव कैसे होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं अभी, जिसके लिए इनको मानव अधिकार याद आ रहे हैं, इनके अंदर टेंशन हो रही है, तभी ये उछल के बोल रहे हैं कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है। अरे भाई शुरू हो गए, आप वकील हैं, आपने एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी पढ़ी है, पहले बताइए। प्रेडिक्शन है, आपने एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी पढ़ी नहीं, आप आ गए यहाँ पर, ज्यादा और बार होगी। अरे भाई जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हमने साइन करी है उसमें 3 चीजें सुन लीजिए। आप टॉर्चर नहीं कर सकते, सुनिए कानून, आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। कानून भी सुन लीजिए। ट्रायल उसी केस में करेंगे जिसके लिए मैंने टॉर्चर बोला भी नहीं है, मैंने टॉर्चर बोला भी नहीं है, मैंने टॉर्चर बोला और यहाँ हर आदमी देशभक्त बोला जा रहा है। मैंने सिर्फ बोला इंटेरोगेशन, आपकी इंटेरोगेशन से आपको टेंशन हो रही है, इंटेरोगेशन से। अरे हमें नहीं हो रही, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की सच्चाई पब्लिक को पता लगनी चाहिए। आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, हम साइन करके आए हैं, हम उसको उसी केस में ट्रायल देंगे जिसके लिए बुलाया गया है। नाविका जी देखिए,
अरे जो साइन करके आई है भारत सरकार में, तो वो बता रहा हूँ जी। देखिए आप यहाँ पे दर्दे जिगर, इतना तहव्वुर राणा के लिए गाड़ी निकलवाइए, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट रात को बैठेगी इनका दर्द सुनने के लिए। मेरा दर्द नहीं है, नहीं दर्द सुनेगी ना, क्योंकि आपको अभी से लीगल राइट्स की चिंता हो गई है। मैं सिर्फ ये साबित कर रहा हूँ पब्लिक के सामने कि यहाँ बीजेपी वाले और उनके समर्थक देशभक्ति का नकाब ओढ़ रहे हैं, जबकि जो साइन करके आए हो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उसके हिसाब से आपके पास बहुत लिमिटेड राइट्स हैं। जवाब देने दीजिए। नाविका जी जवाब देना है। छोड़ दें तहव्वुर राणा को, छोड़ दें। पार्टी में लेना चाहते हैं आप? 15 साल बाद वैसे पार्टी में लेना चाहते हैं आप? 15 साल बाद सवाल पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक का गुस्सा, पब्लिक का मूड समझने की कोशिश करिए। सुंदरम पी का बेंगलुरु से सवाल है, तहसीन पूनावाला आपके लिए। तहव्वुर राणा पर आज लीगल राइट्स की बात हो रही है, आगे जाकर मानव अधिकार की बात होगी, ये इधर उधर की बात कब तक होगी? ये सवाल मनीष कटारिया का भी बेगूसराय से आ रहा है। बेगूसराय, भाई याद करिए कहां की जगह है, कन्हैया कुमार की, वहीं गए थे राहुल गांधी के साथ। तहव्वुर राणा आया तो ये भारत की जीत है, ना कि किसी एक सरकार की। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं राजनेता? गुड्डू खान लखनऊ से सवाल पूछ रहे हैं, तहव्वुर राणा पर इस तरह से बैटिंग की जाती है तो जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उन्हें भी इसकी वजह से कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। ये सूडो सेक्युलर राजनीति कब रुकेगी? आज इन सवालों का जवाब दीजिए तहसीन। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, पूरा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बहुत कमजोर थी, वो पाकिस्तान पे अटैक नहीं की 26/11 के बाद। अगर 26/11 में किसी के पर्सनल किसी ने कोई खोया है, मेरे 2 मित्र कैजाज और हेमंत करकरे, मेरे 2 पर्सनल मित्र, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन ये सवाल कभी क्यों नहीं पूछा जाता भाजपा से, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गवासी प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच नहीं है, कि 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक के बाद ऑपरेशन पराक्रमा हुआ, भारत की सेना को खड़ा किया गया और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी भारत की सेना में पीस टाइम में उस ऑपरेशन के दरमियान हुआ। क्यों अटैक नहीं किया पाकिस्तान को? तब उनसे सवाल नहीं किया जाता है। ये परसेप्शन गलत है। मैं आपके सवाल पे 26/11 के सवाल पे बताना चाहता हूँ। हेमंत करकरे मेरा दोस्त था, मेरा बहुत करीबी दोस्त था। उस दोस्त को प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, मैं उसको साध्वी भी नहीं कहूंगा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं कहूंगा। उसके बाद रिपीटेडली उसने उसको किस तरह से उनको बेइज्जत करने का काम किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको कहा, व्यक्तिगत तौर से मैं उनको हृदय से माफ नहीं करूंगा, बट एमपी का टिकट दिया, एमपी बनाया। उसके बाद भी उन्होंने हेट स्पीच किया। क्या भाजपा ने उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन लिया? प्रज्ञा ठाकुर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ टेरर चार्जेस डिसमिस नहीं कर सकते, इन्होंने देश को तोड़ने की कॉन्स्पिरेसी की नवरात्र के समय, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। आज भाजपा के लोग जो वहां आके मानव अधिकार की बात करते, क्या कह रहे थे प्रज्ञा ठाकुर के बारे में? मैं यही कह रहा हूं कि मानव अधिकार ये देश में संविधान देता है, उसके अनुसार चलेंगे और संविधान के अनुसार राणा को 72 हुरों के पास भेजना है। लेकिन भाजपा का जो स्टैंडर्ड है वो मनमोहन सिंह जी के लिए अलग क्यों होता है, वाजपेयी जी के लिए अलग क्यों होता है, प्रज्ञा ठाकुर के लिए अलग क्यों होता है? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या एनआईए के सवाल तो ये भी जरूरी है तहसीन साहब, सवाल ये भी जरूरी है कि तहव्वुर राणा को कॉन्स्टिट्यूशन से के हिसाब से उनको ट्रायल मिलेगा, इस बात पर संदेह किसको है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी को? और संदेह है तो उनके लीगल राइट्स पर क्यों नहीं बोलते जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं? उनके बारे में क्यों नहीं पूछा? कल पृथ्वीराज चौहान ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, जहां ये हादसा, जहां ये टेरर अटैक हुआ था और वो तब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा उनके बारे में, जिनकी शहादत हुई थी, जिन्होंने अपने परिजन खोए, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। और सिद्धार्थ यादव, ये जो तकलीफ है ये सिर्फ तहव्वुर राणा के लिए जब एक्सप्रेस की जाती है तो देश क्या समझेगा? देखिए नाविका जी, 2 लाइन में कह देता हूं और देश समझता है। जो दुश्मनों से मोहब्बत निभाते हैं वो अपनों के खून से नजरें चुराते हैं। ये लोग ना जाने क्यों, क्या मजबूरियां होंगी कि देश के जितने भी ऐसे दुश्मन रहे उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तहव्वुर राणा को कोई गाड़ी के पीछे की सीट पर डाल करके नहीं लाया है। किस बात की चिंता है?
क्यों ये बर्नौल हो रखा है सबके साथ, क्यों सबके जलन हो गई है मन के अंदर की ना जाने क्या हो जाएगा जब तहव्वुर राणा संगठन का नाम के तहत आया है। भारत कानून से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है, और संविधान के तहत जो कार्रवाई होनी है वो होगी। पर आ गए, यही दिग्विजय सिंह की लाइन थी, यही विवेक श्रीवास्तव की लाइन है कि अगर किसी हिंदू संगठन का नाम आ गया, इसी लाइन से पहले कह दिया कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये भारत में सैफरन टेरर है, आ गए उसी लाइन पर। भगवा हाइपोथेटिकल कहां से? यही समस्या है। फिर आप क्या कहेंगे? ये समस्या है नाविका जी, यही समस्या है। दर्द कहीं ना कहीं ये है कि कैसे हिंदू टेरर को साबित करें इस देश में, इसकी मनगढ़ंत कहानी सुनाएं, इस देश में भय बनाएं, हिंदुओं को बदनाम करें, सनातन को खराब लाइट में रखें, ये इनके मन की मंशा है। ऐसा नहीं है। अरे तहव्वुर राणा वापस आ गया और इस देश के अंदर एक न्यायप्रिय सरकार है, तो अब तो हिंदू टेरर नहीं दिखा पाएंगे। कह रहे बड़ी बड़ी बात, अरे यूपीए ले आती ना, आप तो बिजी थे हिंदू टेरर दिखाने में, हिंदू टेरर दिखाने में बिजी थे। जो इस देश के शहीदों के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ ऐसा न्याय करें कि वास्तव कल्प्रिट्स को क्लीन चिट दे और हिंदू टेरर के रेटरिक्स नहीं सर, आप वकील हैं, वकील की तरह बात करिए। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। मैं वकील की तरह कह रहा हूं, नहीं, किसने कहा? अगर मैं कह रहा हूं, आप इधर उधर की बात मत करिए, किसी ने नहीं कहा एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। आप भ्रम फैलाना चाहते हैं, झूठ फैलाना चाहते हैं, गद्दारों के साथ खड़े होते हैं, टेररिस्ट के साथ खड़े होते हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ ईश्वरन भंडारी, अगर कसाब ना पकड़ा जाता, अगर तहव्वुर राणा ना लाया जाता, तो फिर तो हिंदू टेरर की थ्योरी चल ही रही थी ना, चल ही रही थी। यही थ्योरी समझौता एक्सप्रेस में चली, यही थ्योरी आगे बढ़ाई जा रही थी। नाविका जी, नहीं नाविका जी, उससे ज्यादा गंभीर बात है, ये थ्योरी नहीं थी, ये षड्यंत्र था एट द हाईएस्ट क्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट उस समय की, कि हम ये चीज साबित करें, क्योंकि इससे उनको लगता था वो सत्ता में रह पाएंगे, उनको लगता था उनका वोट बैंक सेफ रहेगा, उनको लगता था हिंदूज को डिफेंसिव पे डाल देंगे क्योंकि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थ्योरी नहीं थी, एक स्ट्रैटेजी थी टू रिमेन इन पावर। वो एक्सपोज होगी और ये स्ट्रैटेजी अब नहीं शुरू हुई। आप देखिए, जब कम्युनिस्ट रेट्स थे भारत सरकार के अंदर टैक्सेशन के 97%, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बट थी कम्युनिस्ट पॉलिसीज, तो उसको क्या नाम दिया? हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अरे आपकी हिंदू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी या कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज थी? पर जहां लिबरलाइजेशन हुई, वहां पे जब ग्रोथ हुई, तो नहीं कहते अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। तो ये जो शब्द यूज करते हैं हिंदूज को डिफेंसिव रखने के लिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमारा वोट बैंक खुश रहे, हिंदू डिफेंसिव रहे, गिल्टी फील करे, कमजोर फील करे और हम सत्ता में रह पाए। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के जमाने में आप जो चैनल पे डिबेट्स कर पा रही हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। और फर्क साफ है। यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मिला करता था, तस्वीरें हैं, तो वो पॉलिटिकल तस्वीरें हैं, तस्वीरें हैं, अलगाववादी वहां जाया करते थे, इनकी तस्वीरें हैं, और अब तहव्वुर राणा को बांधकर लाया जाता है। ये फर्क है। आप नहीं माने ना माने, देश समझ चुका है। मधुर कुमार मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, तहव्वुर राणा के लीगल राइट्स की बात करने वालों को उन 166 लोगों और उनके परिवारों के लीगल राइट्स की याद क्यों नहीं आती? सोहम गुप्ता का कोलकाता से सवाल है, 15 पुलिसकर्मी, 2 एनएसजी कमांडो, 3 रेलवे कर्मचारी, 29 विदेशी नागरिक, कितने नाम गिने जिन्होंने मासूमों का कत्ल किया, उनके लीगल राइट्स हैं कैसे? महिमा शिंदे का पुणे से सवाल है, आज देश एक ऐसे आतंकी को घसीट कर लाया है जिसने भारत की संप्रभुता पर हमला किया था, लेकिन उस पर बात करते हुए खाते में 15 लाख की बात करना क्या संवेदनहीनता नहीं है? जवाब दीजिए फराज किदवाई। नविका जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र क्या बोल रहे थे कि इन लोगों को आतंकवादियों से प्यार है। अरे साहब, ध्रुव सक्सेना कौन था, किसकी आईटी सेल में था, और आईएसआई से उसके संबंध थे कि नहीं थे, ये कौन बताएगा? आप बताएंगे सिद्धार्थ जी या मैं बताऊं? नहीं, बलराम जी के बारे में पता है ना कि ये कौन थे? ये आपके कॉर्पोरेटर के रिश्तेदार थे और आईएसआई से जासूसी करते थे। सुनते रहिएगा, प्रदीप कुरलोरकर का नाम सुना है ना?
कि जो जासूसी करते थे डीआरडीओ से जो सब लीक करते थे वो किस संगठन से थे, किस संगठन से उसके रिश्ते थे? और तालिब हुसैन किसके मंच पर था? मैं बताऊं या आप बताएंगे? मतलब एक घोषित आतंकवादी अगर आपके मंच पर होगा तो आतंकवादियों से किससे प्यार है और किसको नहीं है? नविका जी सबको पता है। मैं एक सवाल पूछ करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। देश की जनता यह जानना चाहती है कि पुलवामा में 300 केजी आरडीएक्स कहां से आया? आसमान से गिरा या जमीन से निकला? भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को कब बताएगी वो कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? वो कब घसीट करके लाए जाएंगे और उसी पुलवामा में उनको सरेआम फांसी दी जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी कब बताएगी? भारतीय जनता पार्टी ये कब बताएगी कि उसी नापाक सरजमीन से वही नापाक आईएसआई को किसने ला करके पठानकोट में इन्वेस्टिगेट करने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया या कांग्रेस की दिया या यूपीए ने दिया? क्या बात करते हैं? आसिया अंद्राबी का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूं। एक बात और कार्यक्रम में अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए नविका जी, टेररिज्म हो या फाइनेंशियल टेररिज्म हो, आप बताइए नीरव मोदी को घसीट करके कब लाया जाएगा? आप बताइए विजय माल्या के गलेबान में हाथ डाल करके उसको घसीट करके कब लाया जाएगा देश? आप ये बताइए मेहुल चौकसी कब लाए जाएंगे देश? भारतीय जनता सवाल आपके हैं और जवाब दे सिद्धार्थ यादव की। सिद्धार्थ यादव जवाब दे। देखिए नविका जी बड़ा तेज आवाज में पूछ रहे थे पुलवामा का हिसाब कब होगा, पुलवामा का हिसाब कब होगा? पुलवामा का हिसाब हो गया। बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी क्योंकि भारत सरकार ने हिम्मत दिखाई। दशकों बाद एलओसी पार हुई, घर में घुस करके मारा। बहुत दर्द हुआ आप लोगों को, बहुत मिर्ची लगी थी, बहुत मिर्ची लगी। जाके पूछ रहे थे आप पेड़ गिरे कि पत्थर गिरे? घर में घुस करके मारा। ये पुरानी सरकारें नहीं है, ये पुराना भारत नहीं था, ये नया भारत था। कब लाएंगे? दूसरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए। इनकी समस्या क्या है? ये अपने घर में बैठ करके पकवान खिलाया करते थे आतंकियों को और बैठ करके कहेंगे कि बड़ी नेसेसिटी थी, देश की मजबूरी थी। ये मजबूरियों वाला देश नहीं था। नाविका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। ये जानते हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए मेरे को बोलने नहीं दे रहे। दर्शकों के लिए अन्याय मत करिए। सुनिए, अब आप हिम्मत रखिए। इनकी समस्या क्या थी? ये देश में अपने घरों में बुला कर आतंकियों को पकवान खिलाया करते थे और पकवान खिला करके ये कहा करते थे तो देश की मजबूरी है। ये भारत ये मजबूरियों का भारत नहीं है, ये मजबूत भारत है, मजबूर भारत नहीं था। और आप लोगों ने मजबूर बनाया, आज वो मजबूत हो पाया आप लोगों ने। और मैं तो प्रश्न पूछता हूँ नविका जी आपके शो पर, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो देश में, क्योंकि ये देश भूला नहीं है, ये देश भूला नहीं है। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा गया इस देश में। ये देश भूला नहीं है कि भारत में हिंदू टेरर पहले कहा गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई। ये देश भूला नहीं है कि कसाब को कलावा पहनाने की भी एडवाइस किसी ने इस देश से ही दी थी। ये देश भूला नहीं है डेविड कोलमैन हेडली को अगर वीजा मिला तो तहव्वुर राणा ने कैसे दिलवाया। सरकार में, तब की सरकार में जरूर कोई सांठगांठ होगी, बिना उसके कोई 8 बार वीजा लेकर आ सकता है इस देश में। ये देश भूला नहीं है कि लीगल राइट्स की बात करते करते, छाती पीटते पीटते मध्य रात्रि कौन गया था सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में। सुप्रीम कोर्ट जाकर जब फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दी थी, उसके बाद भी रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। चीफ जस्टिस लौट कर आए, अटॉर्नी जनरल लौट कर आए, 1.5 घंटा सुनवाई चली। किसके लिए? एक टेररिस्ट के लिए, एक आतंकवादी के लिए। क्यों नहीं ये आंसू किसी और के लिए निकलते? क्यों नहीं ये आंसू निकलते इस देश में शहादत देने वालों के लिए? क्यों नहीं निकले आंसू उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने परिजन, अपने नजदीकियों को खोया था? अगर दर्द हुआ तो सिर्फ एक आतंकवादी के लिए? आईना कभी देखते हैं ये लोग? अपने साथ रहते कैसे हैं? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। और एक बात हमेशा ये देश याद रखेगा, ना हम भूलेंगे ना हम माफ करेंगे। तहव्वुर राणा को हिसाब देना पड़ेगा खून के एक एक कतरे का जो इस जमीन पर बहा है। लीगल राइट्स
छोड़िए इस बात को।